नमस्कार साथियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो क्लास थी वो विशेषण की क्लास चल रही थी। विशेषण का एक वीडियो या एक क्लास जो है वो हमने ले ली है। विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले वाली क्लास में पढ़ ली है। विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उनमें से एक भेद गुणवाचक जो विशेषण है वो पहले वाली क्लास में हो गया था। आज उसके बाद में 3 भेद बचे हुए हैं उनके बारे में, और जो विशेषण की 3 अवस्था होती है, डिग्री जिसको कहते हैं, उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज दूसरा भेद है विशेषण का, वो है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के भेदों के बारे में मैंने बताया था पहले वाली क्लास में कि इनकी जो शुरुआती जो शब्द है इनका, उसके आधार पर ही इनके भेद किए गए हैं। ये इनकी परिभाषा हो जाएगी। जैसे संख्यावाचक है तो ये संख्या संबंधी विशेषता बताने वाला विशेषण हो गया। गुणवाचक में गुण संबंधी विशेषता बताई जा रही थी, तो इनका नाम जो है उनके अनुसार इनका काम हो जाएगा, इनकी परिभाषा हो जाएगी। तो परिभाषा देखिए, वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा क्या हो गई? वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, संख्या जो है वो निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। इस आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद किए जाते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो क्या बताए? निश्चित संख्या बताए। जैसे चार लोग जा रहे हैं, ये वाक्य हो गया। अब इसमें ये शब्द जो है ये क्या है? संज्ञा है, और यही क्या होता है? विशेष्य होता है। अब ये जो 4 शब्द है, 4 लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और
कौन सा विशेषण क्या बता रहा है? ये संख्या बता रहा है। किसकी संख्या बता रहा है? लोग या जो संज्ञा है इसकी संख्या बता रहा है, संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्या बता रहा है। 4 लोग जा रहे हैं, इसका मतलब 4 लोग ही है। वहाँ 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2 ऐसे नहीं है। कितने हैं? 4 लोग हैं, निश्चित संख्या है। तो ये किस में आ गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ गया। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा हो गया? वो विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाए, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और इसकी उल्टी परिभाषा, विपरीत परिभाषा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की हो जाएगी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? कि वो विशेषण या वो संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाए, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग जा रहे हैं। ऊपर वाले में तो 4 संख्या दी हुई है, लेकिन नीचे वाले में कुछ दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ शब्द दिया हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये आपकी संज्ञा हो गई, विशेष्य हो गया। ये कुछ जो है वो विशेषण हो गया। कैसी विशेषता बता रहा है? संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है। संख्या में भी निश्चित है कि अनिश्चित है? ये क्या है? अनिश्चित है। कुछ लोग जा रहे हैं। अब उसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। ये क्या है? निश्चित नहीं है। इसलिए किस में आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। अब लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए संख्या में आ गया। लेकिन कुछ जो है वो लिखा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। और उदाहरण देखिए, 4 आम। आम कितने हैं? 4। निश्चित है 4। मुझे 4 आम दो, इसका मतलब 4 आम ही मिलेंगे, 4 आम ही दिए जाएंगे। 4 की जगह 7 तो नहीं देंगे ना, निश्चित संख्या में दिए जाएंगे। और इसी को मैं कह दूं, कुछ आम दो। मुझे कुछ आम दो, तो अगला मुझे 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। क्या ये संख्या निश्चित है? नहीं, निश्चित संख्या नहीं है। इस वजह से क्या हो गई? अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। और इसमें क्या है? निश्चित संख्या है, तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, इतना तो लगभग सामान्य तौर पर होता है। जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो थोड़ा सा गहराई से पूछा जाता है, तो मैं अब आपको बता रहा हूं। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। अगर यहां से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है संख्यावाचक विशेषण से, तो लगभग यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। कितने भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के? 4 भेद होते हैं। पहला है गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवर्तीवाचक, और चौथा है समुदाय या समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। गणनावाचक में क्या आता है? गणना का मतलब गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर शब्द आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये गिनती वाले जो शब्द आते हैं, गिनती आती है, तो ये किस में आएगी? गणनावाचक में आएगी। जैसे 5,
पंखे। तो ये 5 पंखे अगर शब्द आ गया कंपटीशन में और पूछा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। और फिर अगर उसमें गहराई से पूछेगा तो इसमें आ जाएगा आपका गणनावाचक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई संख्या आती, गिनती आती है तो किस में आ जाएगी, गणनावाचक में आ जाएगी। दूसरा भेद है क्रमवाचक। क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, क्रम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है, ये किस में आते हैं, ये क्रम में आते हैं। जैसे पंक्ति लगी हुई है और बोल दिया कि दूसरा आदमी मेरे पास आ जाए, तो दूसरा जो आदमी है ये दूसरा शब्द जो है वो किस में आएगा, निश्चित संख्यावाचक में तो आ गया, दूसरा ही आएगा। वो पहला या तीसरा या पांचवा वो नहीं आएगा। उस पंक्ति में से जो दूसरा आदमी है वही खड़ा होकर आएगा, तो निश्चित हो गया। अब निश्चित में भी जो 4 भेद निश्चित संख्यावाचक में, उसमें कौन से भेद में आएगा, संख्या आ नहीं रहे, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं आ रही, तो क्रम गणनावाचक में तो आएगा नहीं। दूसरा है क्रमवाचक, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा आता है, तो दूसरा जो ये विशेषण आएगा किस में आ जाएगा, क्रमवाचक विशेषण में आ जाएगा। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ गया। तीसरा है आवर्तीवाचक। आवर्ती का मतलब है गुणा। जैसे 2 गुना, 100 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ऐसे गुणा में आता है, यानी आवर्ती होती है इसकी, तो किस में आ गया, आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ गया। अब चौथा है समुदाय या समूहवाचक। जो पूरे समूह का या समुदाय का बोध करवाता है वो समुदायवाचक या समूहवाचक में आता है। दोनों आदमी मेरे पास आ जाओ, दोनों आदमी मेरे पास आ जाओ। तो ये दोनों जो है वो किसका बोध करवा रहा है, समूह का या समुदाय का बोध करवा रहा है। दोनों, तीनों, चारों, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं जो समूह का बोध करवाते हैं वो किस में आ जाएगा, समुदायवाचक या समूहवाचक में आ जाएगा। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। पर्सन कंपटीशन में जो है वो लगभग यहां से पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना और इन चीजों को आप याद कर लेना। गणनावाचक में आपकी गणना यानी गिनती, जिसमें गिनती आती है वो गणनावाचक हो गया। क्रमवाचक है, जो क्रम से आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम से आते जाओ। क्रम से आने का मतलब पहले पहला आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ऐसा क्रम जहां पर होता है वो क्रमवाचक हो गया। और आवर्ती, आवर्ती का मतलब गुणा, जहां पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे शब्द आते हैं वो आवर्तीवाचक में आ गया। और जहां पर समुदाय या समूह से संबंधित संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है वहां पर समुदाय या समूहवाचक विशेषण होता है। अनिश्चित संख्यावाचक में कोई भेद नहीं होता है। अब विशेषण का जो तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, उसके बारे में पढ़ें। विशेषण का तीसरा भेद देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। यहाँ शब्द ध्यान रखना, परिमाण है, परिणाम नहीं है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर
परिणाम कर देते हैं तो वो अर्थ क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है और इसका भेद नहीं होता है। तो यहाँ पर शब्द क्या है, परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल। तो जो संज्ञा की नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की परिमाण यानी नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, दूध शब्द है, ये थोड़ा जो शब्द है ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब विशेषण संख्या तो बता नहीं रहा है, दूध की कोई संख्या होती है क्या, नहीं होती। दूध की क्या होती है, नाप होती है, तोल होती है। तो थोड़ा जो शब्द है वो क्या बता रहा है, इस दूध की नाप तोल संबंधी विशेषता बता रहा है। 4 क्विंटल, एक क्विंटल जो है ये चावल की विशेषता बता रहा है। क्विंटल जो किस में है, नाप तोल में आ रहा है। चावल जो है उसको गिना नहीं जा सकता, नाप तोल किया जाता है उसका। तो ये 4 क्विंटल जो है, ये क्विंटल जो शब्द है किस में आ गया, परिमाणवाचक विशेषण में आ गया। आप देखिए महत्वपूर्ण बात जो है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इस विशेषण का एकमात्र यानी परिमाणवाचक जो विशेषण है इसका एकमात्र विशेष्य जो है वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि परिमाणवाचक विशेषण का विशेष्य क्या होता है। और साधारण तौर पर देखा जाए तो विशेष्य क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम होता है। लेकिन इसमें केवल संज्ञा है और वो भी संज्ञा कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। इसके 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण की तरह है परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिभाषा हो जाएगी, वे परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा की निश्चित नापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे दो मीटर, चार किलो, 2 मीटर कपड़ा। तो 2 मीटर जो है ये क्या है, नाप है। नाप संबंधी विशेषता किसकी, कपड़े की। 2 मीटर कपड़ा लाना, तो कपड़ा जो है वो विशेष्य हो गया, संज्ञा हो गई। इसकी विशेषता क्या है, 2 मीटर। तो इसका जो नाप आ रहा है वो किस में आ रहा है, परिमाण जो आ रहा है, विशेषता जो आ रही है वो नाप में आ रही है। तो यहाँ पर निश्चित है, वो भी क्या है, निश्चित है। 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर कपड़ा ही आएगा, वो निश्चित आ गया। मीटर किस में आ रहा है, नाप में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की नापतोल संबंधी जो विशेषता है वो क्या करे, अनिश्चित करे, अनिश्चित बताए, निश्चित नहीं बताए। इसकी विपरीत परिभाषा जो है वो अनिश्चित की हो जाएगी। इसमें निश्चित परिमाण बताया जाता है और इसमें अनिश्चित नापतोल बताई जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, थोड़ा, बहुत, कम, जरा सा आदि। अब थोड़ा पानी देना, अब
थोड़ा जो शब्द है वो क्या है, नापतोल संबंधी आएगा। पानी जो है उसको गिना नहीं जाएगा, नापा जाएगा, तोला जाता है। अब इसकी विशेषता क्या होगी, थोड़ा है, थोड़ा जो है वो किस में आ रहा है, अनिश्चित में आ रहा है। थोड़ा पानी देना, थोड़ा पानी का मतलब आधा गिलास भी हो सकता है, आधे से ज़्यादा गिलास भी हो सकता है, आधे से कम गिलास भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा जो है वो निश्चित नहीं है, उसकी मात्रा जो है वो निश्चित नहीं है। बहुत सारा दूध गिरे गया। अब 1 लीटर गिरा है, आधा गिलास गिरा है, 1 गिलास गिरा है, वो निश्चित नहीं है। तो ये शब्द अगर आ जाते हैं किसी संज्ञा के साथ तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब आगे देखिए, अब देखिए महत्वपूर्ण बात देखिए आप, यदि किसी संख्या शब्द के साथ मात्रा प्रकट करने वाली इकाई लिख दी जाती है तो वह परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, 2 आलू, ये संख्यावाचक में आ जाएगा, संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। ये संख्या शब्द है, इसके साथ मात्रा प्रकट करने वाली इकाई 2 किलो, 2 के साथ में क्या जोड़ दे, किलो, मात्रा प्रकट करने वाली इकाई लिख दे, किलो, क्विंटल, तो ये किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। दो आम, ये संख्यावाचक में आ गया, यही उदाहरण है इसका। यहाँ पर अगर ये लो किलो जोड़ दिया तो ये किस में चला जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। बहुत तेल, बहुत आम, यहाँ बहुत जो आया है तेल को गिना नहीं जाता है, मात्रा में इसकी नाप तोल की जाती है, तो ये बहुत जो है वो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। परिमाण में भी कौन से भेद में आएगा, बहुत तेल का मतलब कितना भी हो सकता है। अगर यहाँ 2 किलो तेल दिया हुआ था
तो निश्चित परिमाणवाचक में आ जाता, लेकिन ये बहुत दिया हुआ है केवल, तो ये आ जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब इधर वाला देखो, बहुत आम, आम जो है उनको क्या किया जाता है, उनकी गिनती की जा सकती है, गिना जा सकता है, और जिनको गिना जा सकता है वो किस में आता है, संख्यावाचक विशेषण में आता है। तो ये बहुत जो शब्द है वो किस में आएगा, संख्यावाचक में आएगा। संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो शब्द है विशेषण वो किसके अनुसार माने जाते हैं, ये इस विशेष्य के अनुसार माने जाते हैं। इनका अपना कोई रूप नहीं होता है, ये संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ लगकर अपना रूप धारण करते। एक उदाहरण और देखिए, थोड़ा कपड़ा, थोड़े कपड़े, इसकी क्या होती है, नाप, तो नाप होती है। थोड़ा कपड़ा, मुझे थोड़ा कपड़ा देना। थोड़ा कपड़ा का मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये किस में आ गया, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गया। अब यहाँ देखिए, थोड़े कपड़े, मेरे थोड़े कपड़े धो दीजिए। अब थोड़े, यहाँ कपड़े जो है, वैसे तो कपड़ा किस में आ जाता है, नाप में आता है, लेकिन यहाँ पर इन कपड़ों को क्या किया जा सकता है, इनकी गिनती की जा सकती है। इस वजह से ये किस में आ गया, संख्यावाचक में। अब थोड़े कपड़े धो दीजिए, अब थोड़े का मतलब है 5 ड्रेस हो सकती है, 6 जोड़े कपड़े हो सकते हैं, 7 जोड़े हो सकते हैं, तो उनको गिना जा सकता है। इस वजह से यहाँ पर ये क्या हो गया है, थोड़े कपड़े संख्यावाचक विशेषण में, और थोड़े जो है वो अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ों को आप ध्यान रखना। विशेषण का चौथा भेद देखिए, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम, लेकिन क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यदि कोई सर्वनाम शब्द सर्वनाम यानी स्वयं की अपनी तरह न आकर, यानी सर्वनाम की तरह न आकर विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। इसका एक दूसरा नाम और होता है संकेतवाचक विशेषण। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, तो संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण कैसे होता है, इसमें क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। जैसे यह पेन, यह पेन, तो इसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। अब देखिए उदाहरण, यह गाय। अब यह जो शब्द है ये सर्वनाम अकेला आए तो इसे क्या मान सकते हैं, सर्वनाम मान सकते हैं, लेकिन ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, गाय की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ संकेतवाचक है, सर्वनाम है, लेकिन ये गाय की विशेषता बता रहा है, इस वजह से क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़का ईमानदार है, तो वह अकेला देखने पर क्या होता है, सर्वनाम होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। लेकिन वह लड़का, अब इसमें लड़का भी आ रहा है और वह सर्वनाम भी आ रहा है, तो ये सर्वनाम यहाँ पर सर्वनाम के रूप में नहीं आया है। ये किस रूप में आया है, ये लड़के की विशेषता बताने के रूप में आया है। सर्वनाम है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। इस वजह से क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह लड़का ईमानदार है, इसकी ओर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यह जो शब्द है, ऐसे वाक्य जो है वह सर्वनाम में भी आएंगे। तो नीचे जो महत्वपूर्ण बात है वो देखिए आप, यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा व
सर्वनाम शब्दों के तुरंत पहले हो, ये बात ध्यान रखना, तुरंत पहले हो तो वह क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। उदाहरण देखिए, यह है गाय, गाय क्या है यहाँ पर, संज्ञा है। इस संज्ञा शब्द के तुरंत पहले किसका प्रयोग किया गया है, यह का प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम शब्दों के तुरंत पहले अगर इनका प्रयोग हो तो ये क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते। वह लड़का, लड़का क्या है यहाँ पर, संज्ञा है, संज्ञा के तुरंत पहले इनका प्रयोग हुआ है, इस वजह से ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। यदि अकेले यानी संज्ञा के स्थान पर या किसी की ओर संकेत कर रहा है और सांकेतिक पदार्थ इसके तुरंत बाद न हो, यहाँ तो क्या है, तुरंत बाद है, लेकिन तुरंत बाद न हो तो वह क्या माना जाएगा, सर्वनाम माना जाएगा। जैसे यह है मेरी पुस्तक है। दूसरा वाक्य देखिए, यह पुस्तक मेरी है। बोलने में अर्थ में कोई अंतर नहीं आ रहा है, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। लेकिन एक में क्या है, सार्वनामिक विशेषण है और एक में क्या है, सर्वनाम। अब देखिए, यह पुस्तक मेरी है, इसमें सर्वनाम है क्योंकि सांकेतिक अर्थ जो है, ये शब्द जो है ये इसके तुरंत बाद नहीं आ रहा है, बीच में ये आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और यह पुस्तक संकेत जिसकी ओर किया जा रहा है वह सांकेतिक पदार्थ जो है वह तुरंत बाद आता है, तो वह क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए, विशेषण के कुछ विद्वान दो भेद और मानते हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक विशेषण। किसी स्थान विशेष से संबंधित शब्द जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, यानी स्थान विशेष से संबंधित जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी स्थान विशेष से संबंधित हो गई, बीकानेरी भुजिया ये स्थान विशेष से संबंधित शब्द है, तो ये किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण में आएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण जो है उसको गुणवाचक विशेषण जो होता है उसमें ही शामिल किया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 भेद ही बताने हैं। दूसरा भेद विद्वान करते हैं भिन्नतावाचक विशेषण। यदि किसी वाक्य में हर एक, प्रत्येक, अनेक ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ भिन्नतावाचक विशेषण होता है। उदाहरण देखिए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, ये भिन्नतावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब भिन्नतावाचक जो विशेषण है उसको संख्यावाचक जो विशेषण है उसमें इसको शामिल कर लिया गया है, नहीं उसमें ही इसको माना जाता है। अब देखिए, प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछा गया है उसके आधार पर आपको उत्तर करना है। देखिए, एक प्रश्न लेते हैं, कश्मीरी सेब में विशेषण है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, अब देखो व्यक्तिवाचक को किस में शामिल किया गया है, गुणवाचक में ही शामिल किया गया है, वो गुणवाचक ही माना जाता है। बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया ये गुणवाचक विशेषण में माने जाते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कश्मीरी सेब में विशेषण है और ऑप्शन में आ जाए आपके गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, तो आपको यहाँ पर गुणवाचक विशेषण न करके क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिवाचक विशेषण करना पड़ेगा। अगर ये दिया हुआ है व्यक्तिवाचक विशेषण आपके ऑप्शन में
और इसका उदाहरण है तो आपको वही करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर व्यक्तिवाचक न होकर परिमाणवाचक हो तो आपको क्या करना होगा, गुणवाचक पर टिक करना होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर ऑप्शन इनका दिया हुआ है तो आपको ये करने हैं, और इनका नहीं दिया हुआ है तो इनको जिनमें माना जाता है वो आपको ऑप्शन करना है। अब देखिए विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था तुलना के आधार पर की जाती है। तो तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? पहली है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। अब इनको विस्तार से देखते हैं। तो पहले देखते हैं मूलावस्था। मूल अवस्था, मूलावस्था किससे बना है? मूलधन अवस्था से। तो जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है, जैसा उसका रूप है उसी मूल रूप में वह प्रयुक्त किया जाता है, तो वहाँ उसकी मूलावस्था मानी जाती है। अब इसको सरल तरीके से समझते हैं। जहाँ किसी की कोई तुलना नहीं होती है, जिस वाक्य में कोई तुलना नहीं की जाती है, वहाँ पर कौन सी अवस्था होती है? मूलावस्था होती है। तो उदाहरण देखिए, मोहन सुंदर लड़का है। अब यहाँ पर मोहन की किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है, तो वाक्य में जहाँ पर कोई तुलना नहीं होती है वहाँ पर मूलावस्था होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोनिका एक होशियार लड़की है। यहाँ मोनिका जो है उसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं हो रही है, तो यहाँ कौन सी अवस्था आ गई? विशेषण की मूलावस्था आ गई। अब दूसरी अवस्था देखिए, उत्तरावस्था। विशेषण की दूसरी अवस्था देखिए, उत्तरावस्था। जहाँ कोई विशेषण शब्द 2 पदार्थों या 2 व्यक्तियों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी 2 वस्तुओं में या 2 व्यक्तियों में तुलना करने के लिए जिस विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। अर्थात जहाँ 2 वस्तुओं में या 2 व्यक्तियों में तुलना होती है वहाँ उत्तरावस्था होती है। उदाहरण देखिए, राम श्याम से लंबा है। यहाँ राम और श्याम में तुलना की जा रही है, 2 व्यक्तियों में तुलना की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर उत्तरावस्था हो गई। दूसरा देखिए, मोनू सोनू से अच्छा खेलता है। यहाँ मोनू और सोनू में तुलना हो रही है। तो जहाँ पर 2 व्यक्तियों में 2 पदार्थों में तुलना होती है वहाँ उत्तरावस्था होती है। तीसरी अवस्था देखिए, उत्तमावस्था। ये विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था होती है। प्रश्न बनता है यहाँ से कि विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो उत्तमावस्था सर्वोत्तम अवस्था होती है। जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है, 2 व्यक्तियों तक की जाती है तो उत्तरावस्था। 2 से अधिक व्यक्तियों में तुलना या वस्तुओं में तुलना की जाती है वहाँ उत्तमावस्था होती है। 2 से अधिक व्यक्तियों में श्रेष्ठता के आधार पर या हीनता के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ उत्तमावस्था होती है। उदाहरण देखिए, धर्मेंद्र कक्षा में सबसे बड़ा है। यानी कक्षा में मान लो आप 30 बच्चे हैं, उन सभी 30 में से धर्मेंद्र जो है वो सबसे बड़ा है। तो 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या हो गई है? तुलना हो गई है, तो यहाँ उत्तमावस्था है। सचिन सबसे अच्छा खेलता है। खेलने वाले जो है उनमें सचिन जो है वो सबसे अच्छा खेलता है, तो सबसे अच्छा खेलता है, ये इसमें कौन सी अवस्था हो गई? उत्तमावस्था हो गई। तो विशेषण की 3 अवस्था हो गई, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो जहाँ पर किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है वहाँ पर मूलावस्था, जहाँ पर 2 व्यक्तियों में तुलना होती है वहाँ उत्तरावस्था, और जहाँ पर समूह में
किसी एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है, वहाँ पर उत्तमावस्था होती है। तो मित्रों, साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज विशेषण का जो बिंदु था अपना, ये यहीं समाप्त होता है। विशेषण हमने 2 कक्षाओं में पढ़े हैं, 2 वीडियो में पढ़े हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विशेषण जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नए वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में, नए बिंदु के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।